आशुतोष जन्ना में आज हम बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के एक अहम फैसले के विरोध की। सियासी पार्टियों को आरटीआई के तहत लाने के सूचना आयोग के फैसले के खिलाफ बीजेपी को छोड़कर तकरीबन तमाम पार्टियां लामबंद हो गई हैं। कांग्रेस और सीपीएम ने खुलकर इस फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने इस फैसले से असहमति जताते हुए इसके विरोध के संकेत दिए। उधर बीजेपी ने अपने रुख से पलटते हुए इसे सही करार दिया है। कांग्रेस, लेफ्ट, तमाम मुद्दों पर एक दूसरे की मुखालफत करने वाली कई सियासी पार्टियों ने एक मुद्दे पर हाथ मिला लिया है। मुद्दा है सियासी पार्टियों को आरटीआई के तहत लाने का। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सियासी दल सरकारी संस्थान नहीं है जो उन पर आरटीआई का शिकंजा कसा जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस निर्णय से पूरी तरह असहमत है। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। वहीं बीजेपी ने अपने पहले के रुख से पलटते हुए अब इस फैसले का समर्थन करना शुरू कर दिया है। पहले से ही पारदर्शिता के ऊंचे मानदंड हमने अपने दल में रखे हैं, तो ऐसा कोई भी निर्णय चाहे सीआईसी का हो चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, हमें उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जेडीयू और सीपीएम भी आयोग के फैसले के खिलाफ हैं। उधर सीपीआई को चंदे को आरटीआई के तहत लाने पर तो आपत्ति नहीं, लेकिन पार्टियों पर नकेल कसने के वो भी खिलाफ है। जहां तक राजनीतिक दलों के अंदर खासतौर से उनके आर्थिक मामलों में उनकी आमदनी, उनकी लेखा जोखा का सवाल है, वह पारदर्शी होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब किताब देने की जरूरत है। सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग ने सियासी पार्टियों को आरटीआई के तहत लाने का अहम फैसला सुनाया था। फैसले के मुताबिक राजनीतिक दलों को बताना होगा कि उन्हें चंदा कौन दे रहा है, चंदे की रकम कितनी है, चंदे में मिली रकम का कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया। साथ ही सियासी दलों को अपने सारे खर्चों का ब्यौरा भी देना होगा। जाहिर है सूचना आयोग के फैसले के बाद सियासी पार्टियों में खलबली है, क्योंकि तमाम पार्टियों और उनके नेताओं की कमाई और खर्च पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इस मामले में जन्ना के 5 सवाल है। सूचना आयुक्त के फैसले से तमाम राजनीतिक दल क्यों कतरा रहे हैं? दूसरा सवाल, तकरीबन सभी राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में आने पर एतराज क्यों है? क्या राजनीतिक दल अपनी फंडिंग के स्रोत को छुपाना चाहते हैं? राजनीतिक दल मुख्य सूचना आयुक्त के फैसले को लेकर इतने आक्रामक क्यों? और क्या राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप के पारदर्शी होने से भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगी? ये कुछ अहम सवाल है। मुख्य सूचना आयुक्त के फैसले के बाद सभी राजनीतिक दल ऐसा लगता सकते में है। कांग्रेस ने इसका खुला विरोध किया है और बीजेपी ने देर शाम अपने रुख में बदलाव किया है। हमारा जानना साफ है कि सभी राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए और उनके कामकाज के बारे में लोगों को जानने का हक भी मिलना चाहिए, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक दलों में जिस तरीके से फंडिंग है उसकी वजह से भ्रष्टाचार की गंगोत्री इस देश के अंदर खुली है। इस पूरे मसले बात करने हमारे साथ दिल्ली जुड़ रहे हैं पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, जो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, जबकि लखनऊ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और नोएडा स्टूडियो हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु मित्तल जी, आपकी पार्टी का रुख सुबह कुछ और था, शाम को कुछ और हो गया, ऐसा क्यों? आशुतोष जी, पार्टी का रुख क्या है? पार्टी ने कहा कि जो सीआईसी का फैसला है हमें मानने हैं। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन है क्या कुछ और मानने नहीं होने का? और जहां तक सुबह आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसले का सवाल है वो भी मान्य है जी। बट मेरा इस सारे विषय में जो चर्चा हो रही है उसमें मैं थोड़ा सा एक चीज कहना चाहता हूं, जो सारे पैनलिस्ट ने सोचे उसके बारे में। प्रश्न, आप इसको चंदे से जोड़ के जो देख रहे हैं, ये एक बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं। सीआईसी के फैसले का मतलब है कि पूरे राजनीतिक दल जो हैं वो अब आरटीआई के तहत आएंगे। मतलब क्या क्या होगा? आपने ये फला कैंडिडेट क्यों तय करा, आपने ये क्यों नहीं तय करा, आपके पास ये फला फला विसल ब्लोअर आया था और इसने चिट्ठी दी थी, क्या कोई आया था? पहले तो ये बताइए, और अगर आया था तो उस पर आपने क्या करा? किस तरह के जवाबदेही आप एक राजनीतिक संगठन की करना चाहते हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो चंदे के विषय का सवाल है वो तो हर पार्टी को अपने अकाउंट को ऑडिट करवा के इलेक्शन कमीशन के सामने वैसे ही देना पड़ता है। तो चंदे की अकाउंटेबिलिटी और चंदे की पारदर्शिता का तो विषय ही नहीं है। ये इस बहाने से राजनीतिक संगठनों पे क्या क्या चीजें आने वाली हैं उसकी अगर कोई कल्पना करेगा तो मुझे नहीं लगता किसी ने कल्पना करी है। एक चीज और लास्ट कहना चाहता हूं, किस बात पे उन्होंने सीआईसी ने राजनीतिक दलों को
आरटीआई के तहत दिया है। उन्होंने कहा है कंसेशनल रेट पे, क्योंकि इनको अपने हेडक्वार्टर बनाने का या कुछ करने का सुधांशु जी जगह मुहैया करवाई गई थी। एक मिनट अब इस एनालिसिस को अगर आप लें तो इसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है। जो फैक्ट्री मालिक कंसेशनल रेट पे फैक्ट्री के लिए अलॉटमेंट लेता है वो भी आना चाहिए इसके अंदर। जो स्कूल, जो अस्पताल, जो हर संस्था जिसको की अलॉटमेंट सरकार की तरफ से हुई है वो सारे आरटीआई के अंदर आएंगे। देखिए जिस समय आरटीआई एक्ट बना था, सुधांशु जी इंटेंट क्या थी, सुधांशु जी आप और आज हम जो कर रहे हैं क्या वो इंटेंट का पार्ट है, ये सारे हम लोग तय कर लें। सुधांशु जी पहले यह स्पष्ट करिए कि आपकी पार्टी इसके पक्ष में है या नहीं है। पार्टी ने तो एक बड़ा दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीआईसी का और सीईसी का कोई भी फैसला होता है हम उसको मानते हैं और हम उसको मानेंगे। पार्टी का ये रुख है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन आपकी राय से लग रहा है कि आप विरोध के स्वर, आपकी राय में विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं। इससे मैंने कहा ये मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि मैं राजनीति को किसी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे इसका व्यवस्था पे क्या इफेक्ट होने वाला है वो आप सबके सामने कह रहा हूं मैं। बट ये क्या ये बीजेपी का दोहरापन नहीं है क्या? क्या आप कह रहे हैं भाई हमें तो मंजूर है, लेकिन आप ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन आप किए जा रहे हैं? ये मैंने आपसे कहा ना कि पार्टी को मंजूर है, लेकिन मैं क्योंकि व्यवस्था को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूं। मैं किसी संकीर्ण दायरे में व्यवस्था को नहीं देखना चाहता। हम लोग, वो एक होता है लम्हों ने खता की थी सदियों ने सदा पाई। कुछ काम करने से पहले उन चीजों के वाइडर इंप्लीकेशंस क्या होते हैं ये सबको सोच लेना चाहिए, और खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज क्या है, इन चीजों के इंप्लीकेशंस लॉन्ग टर्म क्या होने वाले सोचे समझे बिना, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि कुछ भी फैसले कर रही है उसके बारे में बड़ा गंभीरता से और बड़ी जिम्मेदारी से सोच होनी चाहिए यहाँ पे। बट यानी आप जो सारी बातें कह रहे हैं इन प्रिंसिपल, आप भले ही कह रहे हैं कि हम उनकी राय से सहमत हैं, लेकिन दरअसल आप इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। नहीं, कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि जिस विषय में वो पारदर्शिता चाहते हैं वो विषय तो सबके सामने है ही ना। कहाँ है वो? हर राजनीतिक संगठन, मैं वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना। आज राजनीतिक संगठन का ये मैंडेटरी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है कि आपको अपने अकाउंट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ऑडिट करवा के हर साल सबमिट करने पड़ेंगे, और जो राजनीतिक संगठन नहीं करेगा सबमिट उसकी जो है मान्यता जो है रद्द हो जाएगी। ये तो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, और हर राजनीतिक संगठन इसी वजह से अपने अकाउंट जो है, किससे हमारा डोनेशन आई है, हमने उसको कहां खर्च करा है, ये तो सबमिट करते ही है। इसमें नई चीज क्या है? संजय जी प्रश्न वो नहीं है, मैंने इसलिए कहा कि आप लोग प्रश्न को कई गलत तरीके से देख रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या राजनीतिक संगठन सीआईसी के ऑर्डर के बाद आरटीआई के अंडर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मेरा इसमें व्यक्तिगत रूप में बहुत मतभेद है। मतभेद है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपकी पार्टी साफ तौर पर इसका विरोध कर रही है, साफ तौर पर खुलकर इसका विरोध कर रही है, क्यों? आशुतोष जी, मैंने इस कमिश्नर साहब के आदेश देखे नहीं है, न पढ़े हैं और किस परिप्रेक्ष्य में दिया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं जब ये आरटीआई एक्ट बन रहा था तब से लेके अब तक मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। किसी भी प्रकार से ये पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे में नहीं आती। क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं आती है। क्यों नहीं होनी चाहिए? किस नहीं आती ही नहीं है। क्यों नहीं? मैं कहता हूं क्यों नहीं होनी चाहिए की बात करें। मैं कहता हूं क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर सरकार के कामकाज अगर दायरे में आएंगे तो राजनीतिक पार्टियों के कामकाज आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई देखिए, अब फिर क्यों नहीं आने, तो बहुत चीजें हैं वो क्यों नहीं आनी चाहिए हिंदुस्तान में। नहीं, अरे भाई आज ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, लोकतंत्र में लोगों को पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, तो राजनीतिक दल ही ऐसे हैं कि जो एकदम टोटली ओपन है सबके लिए। कहाँ ओपन है? उसमें जा आ सकता है, सुन सकता है, देख। कैसे नहीं ओपन है? कहाँ ओपन है? किसकी बात कर रहे हैं? देखिए ना, अगर ओपन है तो आरटीआई की बात आइए आप। प्लीज नहीं पॉलिटिकल। अब देखिए, चुनाव में अब जितने भी आप पैसे खर्च करते हैं वो आपको अकाउंट के थ्रू खर्च करने हैं, बैंक के थ्रू खर्च करने हैं, उसमें कहां से है वो बताने, कहां गए चेक से वो भी बताने हैं। तो अब ऐसा नहीं है और करोड़ों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एकदम ट्रांसपेरेंसी है फाइनेंशियल मामलों को लेकर के।
कहीं पे कोई ये एक अपवाद है। लोग आप कहते हैं, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है कि कहां से आया, एक एक पाई का हिसाब होता है। हम लोग पार्टी में देखते हैं कैसे ऑब्जेक्शन आती है, पाई का हिसाब के बारे में बात करें, एक पाई का हिसाब है। नहीं, छोटी सी अगर एडवर्टीजमेंट की कॉपी नहीं लगी है उसमें पार्टी के उसकी पेपर की कॉपी, तो वो 2 साल बाद वापस आती है। वो एक चीज हम देख रहे हैं हम लोग पार्टी में, जितनी ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिकल पार्टीज में है उतनी तो कहीं और है ही नहीं है, क्योंकि ये ओपन है, सबके लिए है। और जो एक्ट है, उस एक्ट की हम बात यहाँ कर रहे हैं ना, उस एक्ट में ये कवर नहीं होता है। बट अखिलेश जी, अगर इतनी ट्रांसपेरेंट है कांग्रेस पार्टी, इतनी ट्रांसपेरेंट अगर बीजेपी है, तो जरा ये भी बता देना किस व्यक्ति ने, किस संस्था ने, किस कॉर्पोरेट हाउस ने, किसने कितना पैसा आपके खाते में डाला, ये पब्लिक कर दीजिए। वो तो इनकम टैक्स हो जाता है, वो तो लोग इनकम टैक्स, वो तो लोग पब्लिक डोमेन में ले आइए ना, टैक्स को लगा के उसको तो इनकम टैक्स में आप आरटीआई लगा के ले लीजिए। अरे मैं इनकम टैक्स मैं कह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस अपने उस वेबसाइट पे डाल दे, क्या दिक्कत है इसमें कि इतने करोड़ रुपए यहां से मिले, इतने करोड़ रुपए यहां से मिले। अरे आपको जब हमने गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट डालती है। मैं कह रहा हूं आपको डालने में क्या दिक्कत है? ये उल्टा कान क्यों पकड़ है? सीधा कान पकड़ लीजिए। नहीं, आप अगर सुझाव दे रहे हैं तो हम लोग गौर कर लेंगे, लेकिन जरूरत क्या है? नहीं, अरे जरूरत क्यों नहीं है? आप इस आरटीआई के फैसले नहीं तो आप एक सुझाव बना लीजिए, हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या और की जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अच्छे सुझाव को चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि भाई आपके दायरे में आना चाहिए। आपको अभी भी मेरे सुझाव, संजय सिंह जी जो बात सुधांशु मित्तल कर रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या आपके गले उतरती है वो बात? आशुतोष जी, संजय जी, आशुतोष जी, हम एक्ट पढ़ रहे हैं, हम एक्ट देख रहे हैं, आशुतोष जी, नहीं आता। सवाल यह है कि आरटीआई से इतना घबरा क्यों रही है राजनीतिक पार्टियां? जी, कल मैंने मुख्तार अब्बास नकवी जी का भी बयान सुना था। उन्होंने साफ तौर पे कहा हम लोगों की जवाबदेही चुनाव आयोग के प्रति है, सूचना आयोग के प्रति नहीं है। तो आरटीआई से इतना घबरा क्यों रही है ये समझना होगा। पिछले दिनों 2G का घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो, चाहे ये विकलांगों की बैसाखी में घोटाले की बात रही हो, सूचना के अधिकार के जरिए देश में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। अगर ये राजनीतिक दलों के ऊपर लागू हो जाएगा तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के ऊपर बता रहा हूं, कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि हैं, कोल ब्लॉक्स पाने वाली कंपनियां, जिन कंपनियों का नाम कोयला घोटाले में शामिल है, उन कंपनियों ने कांग्रेस को भी चंदा दिया है, बीजेपी को भी चंदा दिया है, जेडीयू को भी चंदा दिया है। क्या ये बात देश की जनता को मालूम है? अगर सूचना के अधिकार के दायरे में राजनीतिक पार्टियां आ जाएंगी आशुतोष जी, तो ये सारी जानकारी देश की जनता के सामने आएगी कि कोयला का घोटाला जो कंपनियां करती है उससे कांग्रेस बीजेपी दोनों चंदा ले रही है। तो ये सारा सच ना आने पाए। हवाई जहाज की यात्रा कौन करा रहा है, रैलियां कौन करा रहा है, किस कॉर्पोरेट हाउस का पैसा लगा है, कैसे उसको लाभ पहुंचाया जा रहा है, ये सारा सच देश की जनता के सामने आ जाएगा। इस कारण से आरटीआई को लेके घबराहट है राजनीतिक दलों में। हम लोग इसका पूरा समर्थन करते हैं। पारदर्शिता राजनीति में होनी चाहिए। देश की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि राजनीतिक जमात क्या कर रही है। बिल्कुल प्रदीप सिंह जी, जो बात अखिलेश जी कह रहे हो, जो बात सुधांशु मित्तल कह रहे हैं, भाई हम इलेक्शन कमिश्नर को तो सारा खाता देते हैं। अखिलेश जी तो ये भी कह रहे हैं कि जितनी ट्रांसपेरेंट राजनीतिक पार्टियां उतना तो कोई है ही नहीं है। नहीं, देखिए, ये इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूं कि जितनी ट्रांसपेरेंट राजनीतिक पार्टियां हैं उतना कोई नहीं है। लेकिन मेरा भी मानना यह है, मैं इन दोनों लोगों की एक बात से सहमत हूं कि सीआईसी के दायरे में, आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने का अगर मकसद है कि जो उनकी फंडिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, तो वो नहीं होने वाला है। देखिए, ये इसकी जड़ में जाइए। इसकी वजह सबसे बड़ी है गवर्नेंस के इशू। जब तक ये शुरुआत हुई लाइसेंस कोटा परमिट राज के समय से, 1968 में पहली बार मिसेस गांधी ने कॉर्पोरेट डोनेशंस बंद कर दिए, लेकिन उसके साथ उन्होंने स्टेट फंडिंग का कोई भी तरीका उस समय शुरू नहीं किया। तो अब राजनीतिक दलों को अगर अपनी पार्टी चलानी है, चुनाव लड़ना है, तो उनको फंड की जरूरत है, ये सबको मालूम है। वो कहां से आएगा? दो तरीके हैं, या तो पब्लिक से छोटे स्तर पर चंदा लें, या कॉर्पोरेट जो है वो दें, पैसा दें। तो अगर गवर्नेंस के इशू पर आप
वहां रिफॉर्म लाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाएंगे, सरकार के पास डिस्क्रिशन नहीं होगा कि जिसको चाहे फायदा पहुंचा दे, जिसको चाहे नुकसान पहुंचा दे। अगर कॉर्पोरेट को ये डर नहीं होगा कि आज की सरकार का समर्थन नहीं दिया, उसको पैसा नहीं दिया, तो आने वाली सरकार हमारे खिलाफ हो जाएगी या ये सरकार हमारे खिलाफ जांच एजेंसीज को लगा सकती, ये इश्यूज है। बट ये बात सही है कि पार्टियों को देखिए 96 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट कॉमन कॉज पे आया, उसके बाद से पार्टियों के लिए मैंडेटरी हो गया है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिटेड फाइल करें। कहां से पैसा 20,000 से ऊपर का कोई भी डोनेशन अगर आया है तो आपको बताना पड़ेगा कि किसने दिया। ईमानदारी से फाइल होता है क्या? वो एक अलग चीज है। हम आप रिटर्न फाइल करते हैं, ईमानदारी से करते हैं क्या, वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन ये मैंडेटरी है पहले से। अब सवाल यह है कि आरटीआई के दायरे में आने से और बहुत सी चीजें खुलती हैं। क्या पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी बतानी पड़ेगी? क्या किसी मुद्दे पर जो पार्टी के अंदर बहस हुई उसका खुलासा करना पड़ेगा? ये बड़े सवाल। अगर केवल फंडिंग तक का मामला है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट पहले से असल दिक्कत तो इसी बात को लेकर कमीशन को दे रहे हैं। फंडिंग के मामले में भाई अगर आप ये बता दें कि अपने वेबसाइट पर लिख दे कि भाई ये फला कंपनियों से हमको इतने इतने करोड़ रुपए मिले, तो ये तो सरकार आरटीआई एक्ट में संशोधन करके कर सकती है। बट अगर आरटीआई के तहत और राजनीतिक दल स्वेच्छा से, जैसे जब तक ये 96 में जजमेंट नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले से सीपीआई कर रही है। वो अपना ऑडिट कराते हैं और पब्लिक करते हैं, तो बाकी राजनीतिक दल भी उनका अनुसरण कर सकते हैं, उसमें अच्छी बात होगी। लेकिन आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने से उसके बहुत से और आयाम हैं, केवल फंडिंग तक मामला सीमित नहीं है। बट वजह था हबीबुल्लाह साहब, आप तो मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, आपको ये फैसला क्या रास आता है कि आपको लगता है कि वाकई राजनीतिक दलों के अंदर क्या हो रहा है ये जानने का अधिकार लोगों को है और आरटीआई के तहत उन्हें मिलना चाहिए? बात ये है कि जो आपका प्रश्न ही है यही गलत है कि इसके ये राजनीतिक दलों को इसके दायरे में लाया जाने, वो तो पहले से है इसके दायरे में। 2008 में निर्णय ये केंद्रीय सूचना आयोग से हुआ, मेरा निर्णय नहीं था, वो मेरे कॉलीग थे तिवारी जी, कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं किसी पार्टी के, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, दे आर टू बी डिस्क्लोज। क्या उसने बिल्कुल नैतिकता को बिल्कुल क्रांतिकारी कर नहीं किया उसमें? उसके बाद भी जो ये प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि ये चुनाव आयोग को ये सबमिट होने की आवश्यकता है, तो उसमें जो सूचना सरकार को किसी ने भी देना है तो वे सूचना पब्लिक की हो जाती है और वो आरटीआई के तहत आ जाती है। यह अधिनियम जो है ये एक संपूर्णतः इसका जो फैलाव है संपूर्णतः है। तो इसमें ये कहना कि ये रखने ये वो रखना, केवल अब फर्क ये हुआ है कि जैसे आप कह रहे हैं कि नाक को इस तरह से पकड़ने के बजाय इस तरह कि उन्होंने करार दिया है कि ये जो राजनीतिक दल है वे पब्लिक अथॉरिटी है, लिहाजा ये सूचना प्राप्त करना सरकार के जरिए प्राप्त करने के बजाय आप राजनीतिक दलों से बराह रास्त प्राप्त कर सकते। आपने कहा कि 2008 से है, आज कांग्रेस पार्टी और बीजेपी इतना नाराज क्यों इस बात को लेकर? नहीं, इसमें मेरे विचार में अगर ये विचार करें कि इसका नतीजा क्या होने वाला है तो कोई नाराज नहीं होगा। जब ये अधिनियम लागू हुआ था, आपको याद होगा राष्ट्रपति के कार्यालय से फिर आपत्ति हुई थी, ये सेना की तरफ से आपत्ति हुई थी, इस हद तक कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आपत्ति हुई। लेकिन फिर जब काम होने लगा तो क्या आज किसी को आपत्ति है? वो चलने लगेगा। बट आपकी नजर में राजनीतिक दलों को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए आपके यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेटजी का मसला अलग हो सकता है, जैसे आप सेना से उसकी स्ट्रेटजी नहीं पूछ सकते तो राजनीतिक पार्टी की स्ट्रेटजी मत पूछिए, उसका जवाब मत दीजिए आप। लेकिन फंडिंग कहां से हो रही, पैसा कहां से आ रहा, कहां खर्च हो रहा, इसका ब्यौरा आप दीजिए ना, आप फ्रंट रहिए ना वेबसाइट पर। ये सारे प्रश्न इनका उत्तर बड़ा सरल है। जब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का प्रश्न उठा हमारे सामने, वो भी आया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम ये नहीं पब्लिक किया जा सकता है कि कौन किसने कितना पैसा दिया, और वो ये दुरुस्त है क्योंकि इस अधिनियम के धारा 8 के तहत जो निजी सूचना है उसको देने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वे जिसके बारे में वो सूचना है वो स्वयं ना करे। तो वो तो राजनीतिक दलों के साथ भी होगा। राजनीतिक दल सुधांशु मित्तल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं उस पर? मैं जो एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूं उसके बड़ा गौर से सुनिए जी। CIC जब
राजनीतिक दलों को पब्लिक अथॉरिटी बनाती है, तो जो बार बार मैं कह रहा हूं इसके इम्प्लीकेशन समझिए और किस बेसिस से बनाती है। वो कहती है क्योंकि इनको जो है सरकारी जमीन जो है सस्ते दामों पर मुहैया हुई थी, इसलिए ये पब्लिक अथॉरिटी है। अगर ये आर्ग्यूमेंट को आप मानेंगे तो आशुतोष जी, आप जिस चैनल के में काम कर रहे हैं उसको भी अगर जगह जो है सस्ते दामों में मिली हुई है, फिल्म सिटी तमाम जो बसी हुई है नोएडा के अंदर, वहां पे हर प्लॉट जो है सस्ते दामों में मिला हुआ है। हर टीवी चैनल, हर वहां पे मीडिया हाउस जो है वो आरटीआई के अंदर आएगा। आपको ये स्वीकार्य है क्या? ये किसी को भी स्वीकार्य हो सकता है क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूं कि सारे इंस्टीट्यूशंस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सारे इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए हम लोकतंत्र के अंदर है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब किस चीज को लेके है? जी, आपके स्ट्रैटेजी को आप ट्रांसपेरेंसी करेंगे। मैं कल आपसे पूछेंगे भाई आपने जो अखिलेश प्रताप जी को और सुधांशु मित्तल को क्यों बुलाया, आपने फला को क्यों नहीं बुलाया? हम जवाब देंगे उसका, हम जवाब देंगे, आप पूछिए हमसे। देखिए आप ये बहस के लिए बहस ना करिए। नहीं, मैं कह रहा हूं एक जिम्मेदार चैनल के एडिटर होने के नाते हम आपको जवाब देंगे इसका। अरे छोड़िए ना, आप जब व्यवस्था को देखते हैं तो कुतर्कों से व्यवस्था नहीं बनती है। नहीं, कुतर्कों की बात नहीं है, हम कह रहे हैं व्यवस्था। और सुनिए, व्यवस्था को चलाने की क्या प्रैक्टिकलिटी है उसको देख के व्यवस्था बनती है। मेरा हम में से किसी को ये दिक्कत नहीं है कि पैसा कहां आया और पैसा कहां गया, उसके बारे में जो जानकारी चाहिए जरूर लीजिए। हकीकत ये है कि पैसे के लेन देन पर ही राजनीतिक पार्टियों को दिक्कत है, उसी में अखिलेश जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। नहीं आशुतोष जी, आप गलत समझ रहे हैं। शुरू से बात हो रही है पैसे के लेन देन का, तो पूरा हिसाब इनकम टैक्स को जाता ही है। बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई भी आरटीआई से थ्रू ले सकता है। बिल्कुल क्लियर नहीं है। देखिए जो रूल है आप उसके, आशुतोष जब आप मान लिए ठीक है आप सर्वोपरि हैं, मान लीजिए। नहीं, सर्वोपरि की बात नहीं है, अभी बात हुई ना, सच्चाई को एक्सेप्ट करिए ना। अरे सच लाखों करोड़ों रुपए कहां से आते हैं पता नहीं चलता। प्रदीप जी ने अभी कैसे नहीं पता चलता है? कहां पता? प्रदीप जी ने अभी एक बात कही कि हम आप क्या इनकम टैक्स सही भरते हैं? नहीं, देखिए उस पर बात समझ जाइए। जो पब्लिक डोमेन में जो भी पेपर चला गया, जो भी पेपर राजनीतिक दल का चला गया, चाहे वो चुनाव में जाए चाहे इनकम टैक्स में जाए, कोई जाए, वो आरटीआई के दायरे में आ गया। तो जो पार्टियां, चाहे छोटी पार्टी बड़ी पार्टी हो, जिसने भी रिटर्न दिया, किसके थ्रू कितने पैसे मिले, कहां कितना एक्सपेंड किया, ये तो हमेशा हर साल लोग निकालते हैं आरटीआई से। अब मीडिया में भी आता है कि पिछले साल कांग्रेस को कितना चंदा मिला था, बीजेपी को कितना मिला था, फलाना कितना मिला था, और किसने दिया। नहीं सुनिए, किसने दिया ये तो आता ही है। उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। जो फाइनेंशियल रिटर्न सरकार के पास चली गई, जो हमने ये जजमेंट पढ़ा नहीं है कमीशन का, लेकिन जो हमारा प्रशासनिक दायरा है उसके, वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। जो एक्ट बना था, जो नियम है, उस नियम के तहत हम बात कर रहे हैं। वो सिर्फ जो नियम तो अखिलेश जी बदले नहीं जा सकते। संजय सिंह जी, ये जो राजनीतिक दलों का जो विरोध आप देख रहे हैं, मेरी बात एक मिनट, आशुतोष जी एक मिनट। संजय सिंह जी अभी बता रहे थे राजनीतिक दलों के, अभी इनके जो मीटिंग पहली हुई थी उसके खर्चे का क्या हुआ, फिर जिस क्लब में ये लोग ये दूसरा सवाल है। ये आप संजय सिंह से अलग से पूछिएगा। संजय जी, ये जो कंसर्न अपने आप को बड़ा नीट क्लीन बताना और दूसरों को दोषारोपित करना बड़ा आसान होता है। आदमी को अपने गिराबान में पहले झांक लेना चाहिए। संजय जी देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी पार्टी में जो भी खर्चा होता है, एक एक रुपए का हिसाब और चंदा कौन व्यक्ति दे रहा है, ये सब पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टी की जो वेबसाइट है उस पर डाल दिया जाता है। ये आप अनावश्यक कई बार इस पे स्टोरी हुई है, कहीं नहीं है, गलत। दूसरी बात ये मैं बता तो रहा हूं आपसे, अब आप यहाँ आप कल चलिए हमारे साथ, हमारे कार्यालय आ जाइए, या जहां आप कहिए मैं पहुंचा दूं जो हिसाब आपको चाहिए हो। तो इसको कृपया करके गुमराह न करें। हम लोग पहले दिन से इस बात को कहते रहे, पार्टियों को जो चंदा मिलता है किस संगठन से मिल रहा है, किस संस्था से मिल रहा है, मैं पूछ तो रहा हूं। दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं, क्या कोल ब्लॉक पाने वाली कंपनियों से आप लोगों को चंदा नहीं मिला है?
क्या कांग्रेस और बीजेपी को कोल ब्लॉक पाने वाली कंपनियों से चंदा नहीं मिला है? अगर ये बात झूठी बोल रहा हूं तो बताइए, दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं। प्लॉट क्यों नोट हुआ था? सुधांशु जी जरा अभी जिस मसले पर बातचीत कर रहे हैं उस पर फोकस करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी मैं जो पूछा उसका जवाब दीजिए। जेडीयू को, कांग्रेस को, बीजेपी को कोयला घोटाला करने वाली कंपनियों ने चंदा दिया कि नहीं दिया? सबने सबको आपकी सत्यता पता है क्यों? भाषण नहीं, आप भाषण दे रहे हैं, ईमानदारी से बात भाषण दे रहे हैं। यहाँ पे आप सच बताइए देश को। गंभीर विषय में राजनीति न सूचना के करिए। अधिकार से इतनी घबराहट हो गई है। बताइए ना प्रशांत जी ने क्यों लिया था? प्रशांत जी का जो संजय जी, सुधांशु जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कुछ होने वाला नहीं। दरअसल असल मुद्दा इस बात को लेकर यह है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त का जो फैसला है कि राजनीतिक दलों की गतिविधियों को या उनके जो कार्यकलाप है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और आरटीआई के तहत होना चाहिए, ये असल मसला है। अब बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया, ये दरअसल आज के बहस का मुद्दा नहीं है। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बताएंगे कि जब सरकार की चीजें को हर आदमी जानना चाहता है वहां क्या हो रहा है, तो राजनीतिक दलों के अंदर अगर कुछ हो रहा है उसके जानने की जिज्ञासा अगर एक आम नागरिक के अंदर है तो ये जिज्ञासा रखना क्या गलत बात है? ये एक बड़ा सवाल है। वक्त होता है छोटे से ब्रेक का, लौट के आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। बहस का मसला यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त के फैसले के बाद सभी राजनीतिक दल सकते में है। कांग्रेस और बीजेपी ने इसका खुला विरोध भी किया है। हमारा एजेंडा साफ है, सभी राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए और उनके कामकाज के बारे में लोग अगर जानना चाहते हैं तो वो जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए। तमाम मसलों बातचीत करने में तमाम लोग हैं। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह साहब, सवाल यह है कि राजनीतिक दलों के अंदर एक डर यह है कि कल आप उनकी स्ट्रेटजी पूछें, क्या वो भी आरटीआई के दायरे में आएगा? आरटीआई के दायरे में जो आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वे पब्लिक करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास कोई गुप्त सूचनाएं हैं या गुप्त बातचीत हुई है या तो अगर उसका रिकॉर्ड नहीं है तो जिसका रिकॉर्ड है वो दिया जाता है और सूचना ये अधिनियम के तहत यही है। ये नहीं है कि जो चीज रिकॉर्डेड ही नहीं है उसको देना आवश्यक है। तो जाहिर है बट क्या तब पार्टी राजनीतिक दलों को अपनी स्ट्रेटेजी को रिकॉर्डेड, अगर वो रिकॉर्डेड स्ट्रेटेजी है तो वो फिर बताएं। बट क्यों बताएं? नहीं, अगर बताना नहीं चाहते हैं तो उसमें भी है, उसमें ये धारा 8 है कि कोई ऐसी सूचनाएं हैं जो देने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी तैयार की है कंपटीशन के लिए और ये कंपटीशन है, एक चुनाव एक कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन से पहले होने से पहले आपको पब्लिक में देने के लिए आवश्यकता है ही नहीं। जब हो जाएगा तब आप बता सकते हैं कि ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। बट जिस तरीके से राजनीतिक दल रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है उनका रिएक्शन जायज है? नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, मेरे विचार में क्राइसिस हो जाएगी। मेरे विचार में ये इसलिए है क्योंकि आदि ये नहीं है और समझते हैं कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा इसके नतीजे में, ये अब कोई हर एक चीज पता कर ले। देखिए, जब ये इनकम टैक्स का निर्णय हुआ उस समय भी ये बात थी कि भाई ये सारे पैसे निकल आएंगे तो कैसे पता चलेगा। क्या हुआ, जैसे मैंने कहा, फिर ये प्रॉपर्टी, अब हर दफा हर बार जब चुनाव होता है तो हर एक के प्रॉपर्टी स्टेटमेंट आ जाते हैं कि फलाने के पास इतना घर है, फलाने के पास, तो उससे क्या किसी को अब कोई घबराहट है? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक कदम है हमारे समाज को और जो राजनीति है और जो प्रशासन है उसको उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, जो कि एक लोकतंत्र के बुनियादी उसूल हैं और होने चाहिए हर जगह। प्रदीप जी, क्या प्राय से सहमत है? नहीं, काफी हद तक। देखिए, जहां तक ये इस तरह का रिएक्शन क्यों आ रहा है, उसकी वजह यह है कि राजनीतिक दलों को लग रहा है कि आरटीआई में आए तो सब कुछ बताना जरूरी हो जाएगा। तो एक तो यह है कि भाई हमको एक आदमी रखना पड़ेगा, खर्च होगा, कितनी तरह की क्वेरीज आएंगी, एक हमारा काम बढ़ गया। दूसरी समस्या ये है, जो प्रकाश करात जैसे लोग, अगर इतने अनुभवी लोग बोल रहे हैं, तो ये इससे पता चलता है कि पार्टियों के मन में डर क्या है। वो कह रहे हैं कि कल को कोई ये क्वेरी लगा सकता है कि आपने फला कैंडिडेट को अगर टिकट दिया तो क्यों दिया। तो अगर ये सब आरटीआई के दायरे में नहीं, अब जैसे हबीबुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंटेड है वो आपको बताना पड़ेगा, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन तो डॉक्यूमेंटेड है, किसको दिया किसको नहीं दिया, पैनल आया, इसमें से
4 नाम रिजेक्ट किए, एक सिलेक्ट किया, वो शायद पार्टियां बताने में हिचकिचाएंगी या उसकी जरूरत उनको नहीं लगती। जो प्रकाश कारक ने जो बात की है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन आपने कैसे किया, तो क्या जनता को जानने का हक नहीं है कि भाई कैंडिडेट का सिलेक्शन आपने किया कैसे? आप बताइए ना, आपने एक आदमी को खड़ा कर दिया, ये हमारा नुमाइंदा होगा, ये चुनाव लड़ेगा, ये आपका प्रतिनिधि होगा, तो आप बताइए ना आपने क्यों उसको चुनाव किया? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें सरलता की बात यह है कि अगर आपके पास, जैसे फरमाया इन्होंने कि 4 नाम आ गए, आपने एक को चुन लिया, आपने कहीं लिखा नहीं कि इधर इसको मैं इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा सुंदर है देखने में या इसके पास पैसे क्या है, ऐसा थोड़ी कोई रिकॉर्ड करता है। केवल आप उसमें से चुन लेंगे, वही आपको सूचना देनी है। तो वो वही उनको ये लग रहा है कि हमको इसका कारण बताना पड़ेगा, आधार बताना पड़ेगा, तो वो एक मतलब नई तरह की चीज होगी जिसकी आदत जो हबीबुल्लाह साहब कह रहे हैं राजनीतिक दलों को नहीं है। लेकिन जहां तक फंडिंग का सवाल है, मेरा मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए, इसको अनिवार्य बना देना चाहिए राजनीतिक दलों के लिए कि जो सूचना वो चुनाव आयोग और इनकम टैक्स को दे रहे हैं वो अपनी वेबसाइट पे सार्वजनिक करें। दूसरा ये करना चाहिए जिस तरह से टाटा ग्रुप ने बनाया है ट्रस्ट पॉलिटिकल डोनेशन के लिए, कंपलसरी हो जाए कि कॉर्पोरेट डोनेशन का तरीका वही होगा। आप एक ट्रस्ट बनाइए, उसमें क्राइटेरिया बनाइए कि किस आधार पर आप राजनीतिक दलों को, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो भी पब्लिक होना चाहिए। तो कुछ छुपाने का हो ही नहीं तो छुपाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? बिल्कुल सुधांशु जी, जो बात अभी हबीबुल्लाह साहब ने कही है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को दरअसल इस बात की आदत नहीं है और उस आदत नहीं होने की वजह से उनके अंदर डर समाया हुआ है। मेरा यह कहना है कि भाई अगर आपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है तो बता दीजिए भाई आपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया, उसमें उसे छुपाने वाली बात क्या है? ऐसा कैंडिडेट सिलेक्शन तो एक चीज हो गई। मैंने रिसर्च करी है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की कास्ट प्रोफाइल क्या है, मैंने कितना एफर्ट लगाया ये सारी जानकारी लेने के लिए। मैं क्यों शेयर करना चाहूंगा ये जानकारी किसी से? लोकतंत्र है ना। अभी इन्होंने कहा स्ट्रैटेजी, एक मिनट सुसर जी मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने अभी कहा स्ट्रैटेजी के बारे में। अरे भाई मैं अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे जीता मैं तो नहीं बतलाना चाहूंगा कैसे जीता। हर चीज अपने उघाड़ के मैं क्यों खड़ा करना चाहूंगा भाई? मेरी जिन चीजों से मेरी सफलता आती है, जिन चीजों की मेरी कोर कॉम्पिटेंस है, उन चीजों को मैं सामने क्यों दिखाना चाहूंगा? एक बात। और दूसरा, आप लोग फिर एक चीज को मिस कर रहे हैं। मेरा फंडामेंटल जो प्रश्न है उसका जवाब कोई नहीं दे रहा। जिस बेसिस पे आरटीआई में हमें लाने के लिए कहा गया है वो क्या बेसिस है कि क्योंकि लैंड आपको कंसेशनल रेट पे अलॉट हुआ इसलिए यू हैव बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक अथॉरिटी। इज दिस अ प्रिंसिपैलिटी? हम लोग सब स्वीकार करते हैं क्या? इसके आप इसके आयाम नहीं समझ रहे हैं। सुधांशु जी पे बहस करके हम लोग चीजों के आयाम नहीं समझ रहे हैं। सुधांशु जी, भाजपा का इसका कोई मतभेद नहीं है, भाजपा इसके कोई खिलाफ नहीं है। सुधांशु जी, कांग्रेस भाजपा इसके खिलाफ है, गलत है। सुधांशु जी हमारे साथ पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हमारे साथ मौजूद है वजाहतुल्लाह साहब। जो डर नजर आ रहा है सुधांशु जी को, उसको जरा क्लियर कर दीजिए। ये जो जमीन की बात है जो कंसेशनल रेट पे दिया गया है, ये उनमें से एक बात है केवल। कई चीजें देखी गई हैं। मेरे विचार में आप अगर पढ़ लें वो बहुत ही गंभीर और गंभीरता और सोच विचार के बाद वे 53 पृष्ठ का वो एक निर्णय है। कोई 2 पृष्ठ का या 3 पृष्ठ का नहीं है जैसे आमतौर से होता है। इसमें 53 पृष्ठ है और उसमें न केवल ये जो बात बता रहे हैं कि ये एक प्रकार है जिसमें से फाइनेंस हुआ है। उन्होंने पाया है कि 2,500 करोड़ की संपत्ति है दिल्ली में जो राजनीतिक दलों के पास है, वो एक भाग है उसका। उन्हें कई चीजें बताई हैं और उसमें न केवल उन्हें अपने जो पहले निर्णय जिन निर्णयों के बारे में मैंने अभी बताया है उनके बारे में कहा है, और फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई निर्णयों के नतीजे में पंजाब हाई कोर्ट के बहुत तफसील से जो निर्णय दिया गया कि पब्लिक अथॉरिटी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के पब्लिक अथॉरिटी क्या है, उसके तहत देखा है। तो मेरे विचार में अगर आप पढ़ ले, लेकिन सुधांशु जी इसमें कोई घबराने की बात है ही नहीं। घबराने की बात नहीं पाएंगे अगर इसको देखेंगे और विचार करेंगे और इसके बाद मुझ जैसों से विचार विमर्श करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कोई घबराने
की बात नहीं है, वजाहतुल्लाह एक साहब, सरल चीज। वजाहतुल्लाह साहब, आपके साथ इस डिस्कशन के बाद भी अवेलेबल रहेंगे और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दें। सुधांशु जी, अखिलेश जी से यहाँ पे इतने हजारों करोड़ की चोरी हो रही है, वो तो आज तक जो है पब्लिक अथॉरिटी बन नहीं पाई। सर, ये लड़ते लड़ते ये तो कोई तर्क नहीं। सुधांशु जी, सुधांशु जी माफ करिएगा, ये तो कोई तर्क नहीं। अखिलेश जी, सवाल आपसे इस बात को लेके है कि क्या अगर सलाम मैं करता हूं, अगर आप जीत का क्यों जीते, क्यों हारे, क्यों कैंडिडेट सिलेक्शन किया, अगर इसका आप ब्यौरा दे ही देंगे तो क्या बुराई है? क्या उस क्योंकि आप इसलिए डरेंगे क्योंकि जो धर्म के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, जो जाति के आधार पर सिलेक्शन होता है, वो आप नहीं बताना चाहेंगे? जी अखिलेश जी, आशुतोष जी, दो बातों का जवाब दूंगा, प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा। पहली बात, बार बार आपने एक शब्द का प्रयोग किया, जिज्ञासा। जिज्ञासा शांति के लिए कोई कानून कायदा नहीं बनता है। अधिकार जो संविधान के द्वारा दिए गए और जो हक बनता है उसके लिए कानून बनते हैं। जिज्ञासा आदमी की तो बहुत कुछ होती है, उसके लिए कानून नहीं बनता। अरे लोकतंत्र 2013 में है, ये 1947 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिज्ञासा की परिभाषा लोग जानना चाहते हैं। जिज्ञासा की परिभाषा, हमारी जिज्ञासा आपसे आपके व्यक्तिगत चीजों पे भी हो सकती है, सार्वजनिक चीजों पे हो सकती है। जिज्ञासा पे कानून नहीं बनता, इस पर अलग बहस कर लीजिएगा। अरे जिज्ञासा शब्द पे मत आइए, मैं कह रहा हूं लोग जानना चाहते हैं राजनीतिक दलों के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, तो हम कैसे आपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया? हम वोट देते हैं। क्या धर्म के आधार पर पोलराइजेशन करके किया? क्या अल्पसंख्यकों का पोलराइजेशन आपने किया? भाई वो हम तो जिस आधार पे भी हैं, हम तो उस आधार पे वोट ले रहे हैं। हमको तो तुरंत फैसला मिल जा रहा है, वो तो तुरंत पब्लिक जान जा रही है, उसको जानने की कोई। दूसरी बात, ये जो एक्ट की बात जहां तक है, जो अभी वजाहत साहब बैठे हुए हैं, इस एक्ट में जो लोक प्राधिकारी है वो वही इसके दायरे में आता है और उसको भी डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। और जब ये एक्ट रखा गया था पार्लियामेंट में, उसकी मूल कॉपी भी मेरे पास तभी से है, उसका पहला शब्द भी यही से शुरू होता है। तो उसकी जब आप व्याख्या करेंगे, अब ठीक एक बात अलग है कि आप इसकी व्याख्या किए, फिर उसकी व्याख्या करके, उसकी व्याख्या करके 5 रेफरेंसेस के बाद आप कहते हैं कि ये भी दायरे में आ सकता है, ये आएगा पॉलिटिकल पार्टी, ये कहीं से आएगा नहीं। वजाहत साहब बैठने पूछ लीजिए। अब तमाम चीजों को जोड़ करके बनाने की बात अलग है, लेकिन जो पब्लिक, जो सार्वजनिक डोमेन में, जो सरकार के पास चला गया। अखिलेश जी, आप लंबा समय ले रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब आप दे दीजिए। भाई, किस आधार पे आपने एक कैंडिडेट का सिलेक्शन किया? चुनाव जीतने के बाद आप चुनाव कैसे जीते, इसकी जानकारी देने में क्या दिक्कत है? हम सार्वजनिक जीवन में हैं, सब दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है। अरे तुम्हें बता दीजिए ना, अगर ट्रांसपेरेंट है तो बता दीजिए। हमारा नहीं, अरे वो हम भाषण बताते हैं, विपक्षी भी बताते हैं, हम भी बताते हैं। अरे भाई, तो रोज बताते हैं। चुनाव के बाद आप बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें? आप भी बताते हैं, आप भी बताते हैं, हम भी बताते हैं। अगर आपकी पार्टियां बताती हैं तो अगर कोई पूछ रहा है तो जवाब दे दीजिए ना उसका। अगर कोई पूछे जवाब दे दीजिए। किसको लिए हम अपनी स्ट्रेंथ और अपने फेलियर दोनों को किसी से क्यों शेयर करेंगे? अरे नहीं पता तो बताने में क्या दिक्कत है? आशुतोष जी, अरे मित्तल साहब एक मिनट। आशुतोष जी, आरटीआई एक्ट में वही चीज दी भी जा सकती है कि जो किसी भी तरह के रिकॉर्ड्स पे हैं, चाहे वो विजुअल हो, चाहे रिकॉर्ड पे वही बता दीजिए ना, या डॉक्यूमेंट्री। अरे सर, मैं वही कह रहा हूं ना, हम आते भी नहीं ना, हम आते नहीं। अरे आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम नहीं है। अरे तो आप हम कानूनों से बंधे हैं। हम इसके लिए पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक हमसे पूछती है, पब्लिक जानती है। हम विपक्ष हमारा था, आप लोग सबका बताते हैं। अखिलेश जी बात करेगा, मैं आपको बीच में रोकना पड़ेगा। आप या तो नियम कानून की बात करें। संजय जी, आपसे छोटा सा सवाल ये है, और छोटा सवाल ये कि कल अगर आपकी पार्टी से पूछा जाएगा कि आपने इस कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे किया, तो क्या आप बताएंगे या नहीं बताएंगे? आशुतोष जी, पहला चुनाव दिल्ली में हम लोग लड़ रहे हैं विधानसभा का, एक एक चीज बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, वो तो आप लोगों के सामने है। किस तरह से कैंडिडेट अप्लाई करता है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसका शॉर्टलिस्ट कैसे हुआ, शॉर्टलिस्ट होने के बाद उसका नाम 15 दिन तक पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है, सब कुछ तो बता रहे हैं। पूरी तरह से पारदर्शी तरीका अपना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको
मैं फिर कह रहा हूं कि जब जब इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल कानून बनाने की बात होगी या सूचना के अधिकार के तहत राजनीतिक दलों को लाने की बात होगी, जैसे आज आपके चैनल पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह से हमेशा इन सवालों पर एक सुर में बोलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। सुधांशु जी माफ करेगा, मैं मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए आपके पास नहीं आ पाऊंगा। मैं पूरी माफी के साथ आई एम रियली सॉरी, मैं इस डिबेट को इसके आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वो अपने यहां के ब्यौरे का जानकारी दें, तो राजनीतिक दलों को इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और किसी भी मसले को, अगर जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं कि जब सब कुछ पब्लिक में है, अगर सब कुछ पब्लिक में है तो उसको बताने में क्या दिक्कत है? लेकिन एक सवाल इस बात की है कि बहुत सारा खेल राजनीति के अंदर पर्दे के पीछे होता है, और असल दिक्कत, असल गड़बड़ी, असल भ्रष्टाचार वहां होता है जिसकी जानकारी वो नहीं देना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों के शामिल के वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे, जब हमने IBNखबर.com पर पूछा था क्या राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के फैसले चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगेगी, इसका आपको जवाब देंगे।